गुड इवनिंग। आज आप लोगों को हम फिजिक्स चैप्टर 5 में कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बताएंगे, तथ्यात्मक प्रश्न जो सभी बोर्ड, स्टेट बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में एक एक नंबर में क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। उस टाइप वाले क्वेश्चन वो उनको आप लोग, कुछ ऐसे हैं जिनका डायरेक्ट आंसर है, कुछ ऐसे हैं जो फार्मूला पर, कुछ लॉजिक पर हैं, है ना। तो उनको आपको समझना है, स्टार्ट से लास्ट तक समझना है, तभी आपको समझ में आ पाएगा। इसे चैनल में नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो इस प्रकार के नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अभी आप लोगों को क्वार्टरली, हाफ ईयरली, प्री बोर्ड है। फिलहाल क्वार्टरली के लिए जो आने वाले क्वेश्चन हैं उनका भी आपको वीडियो आपके सामने आएगा। तो चैप्टर 5 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, चैप्टर 5 से, है ना, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, तथ्यात्मक प्रश्न लिखा रहता है, ठीक है ना। तो इसमें ये बता दें, और सब कुछ इसके पहले आप लोगों को और अलग उसका वीडियो है, लेकिन आपको हम एक एक नंबर वाले क्वेश्चन की बात आए कर रहे हैं। तो इसका जो क्वेश्चन पहला है वो ये है, कोई चुंबक है, प्रतिकर्षण चुंबकत्व की सही पहचान है। प्रतिकर्षण ही चुंबकत्व की सही पहचान है, ये एक प्रश्न है, कैसे, ठीक है। यानी क्या होता है कि जैसे कोई चुंबक है या कि नहीं है, चुंबकत्व है या नहीं है, इसकी पहचान करने के लिए प्रतिकर्षण वाला गुण आकर्षण वाले गुण से नहीं क्लियर हो पाएगा कि वो चुंबक है कि नहीं है ना। प्रतिकर्षण गुण के आधार पर ये बताया जा सकता है कि ये चुंबक है कि नहीं। असली पहचान चुंबकत्व की प्रतिकर्षण है ना। तो प्रश्न ये है, प्रतिकर्षण ही चुंबकत्व की पहचान है, स्पष्ट कीजिए। प्रतिकर्षण ही चुंबकत्व की पहचान है, स्पष्ट कीजिए। जैसे देखिए, मान लीजिए एक चुंबक है, ये क्या है, चुंबक है, ठीक है। और ये यहाँ पर दो पदार्थ, एक वस्तु ये है, एक वस्तु ये है और एक दूसरी वस्तु ये है, ठीक है। यदि ये चुंबक इसको भी आकर्षित कर रहा है, इसको भी, ठीक है ना। इनमें ये चुंबक है, इसको भी आकर्षित कर रहा है, इसको भी, वस्तु ए को भी और वस्तु बी को भी। तो ये कैसे जानेंगे कि ये चुंबक है कि ये चुंबकीय पदार्थ है। इनमें से एक चुंबक है, एक चुंबकीय पदार्थ है। इनमें से एक चुंबक है, एक क्या है, चुंबकीय पदार्थ है। और ये चुंबक दोनों को अपनी ओर क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। तो कैसे जाने कौन चुंबक है, कौन चुंबकीय वस्तु है, ठीक है ना। ये चुंबक है, ये कोई दो वस्तु हैं, एक चुंबक है, एक चुंबकीय वस्तु है। तो इनमें से आप किसको जान पाएंगे कि वो चुंबक कौन है, कौन चुंबकीय वस्तु है। आकर्षित तो ये दोनों को कर रहा है, पर क्या होगा यदि मान लीजिए ये इनमें से किसी एक को आकर्षित कर रहा हो, एक मान लो एक को क्या कर रहा हो, प्रतिकर्षित कर रहा हो। इसको ध्रुव को, सिरे को अदला बदली करते रहें, तो यदि क्या करेगा, ये किसी एक को क्या करे, प्रतिकर्षित करे, ठीक है ना। तो जिसको वो प्रतिकर्षित करेगा तो वो निश्चित रूप से क्या होगा, चुंबक होगा। क्योंकि ये चुंबक जो है किसी चुंबक को ही प्रतिकर्षित कर सकता है, जबकि आकर्षित करने की बात करें तो जो चुंबक और चुंबकीय पदार्थ दोनों को आकर्षित कर लेगा। क्या कहा हमने, सुनना, ये चुंबक इसको भी आकर्षित कर रहा है, इसको भी आकर्षित कर रहा है। यानी जो चुंबक होता है चुंबक को भी आकर्षित कर सकता है और चुंबकीय वस्तु को भी आकर्षित करता है, ठीक है। तो इस आकर्षण से तो ये नहीं पता चलेगा कि कौन चुंबक है, कौन चुंबकीय वस्तु है। लेकिन चुंबक जो प्रतिकर्षित करेगा वो केवल चुंबक को प्रतिकर्षित कर सकता है, चुंबकीय वस्तु को नहीं। तो इसका मतलब प्रतिकर्षण के आधार पर यह पहचान हो सकती है। इसका आंसर कैसे लिखेंगे, चुंबक, एक चुंबक है दूसरे चुंबक को या चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित कर सकता है, करता है। लेकिन एक चुंबक है केवल चुंबकीय पदार्थ, चुंबक को ही प्रतिकर्षित कर सकता है, चुंबकीय वस्तु को
नहीं, अतः प्रतिकर्षण ही चुंबकत्व की असली पहचान है। तो आंसर देखिए क्या लिखेंगे, ये जिसको क्या करेगा आकार प्रतिकर्षित करेगा वो क्या हो जाएगा चुंबक, और जिसको सिर्फ आकर्षित करता है वो क्या होगी चुंबकीय वस्तु। ठीक है ना, यानी ये आकर्षित हो रहा है, ये आकर्षित भी हो रहा है, बदली करने पर ये प्रतिकर्षित भी हो जाता है, तो ये चुंबक होगा। यानी देखिए एक चुंबक दूसरे चुंबक या चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित करता है, जबकि एक चुंबक केवल दूसरे चुंबक को ही प्रतिकर्षित कर सकता है। यदि एक चुंबक दूसरे चुंबक को आकर्षित कर सकता है, चुंबकीय वस्तु को पदार्थ को भी आकर्षित कर सकता है, तो आकर्षित भर से नहीं पता चले कौन चुंबक है कौन चुंबकीय पदार्थ। लेकिन जबकि एक चुंबक केवल दूसरे चुंबक को ही प्रतिकर्षित कर सकता है, एक चुंबक दूसरे चुंबक या चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित करता है, जबकि एक चुंबक केवल दूसरे चुंबक को ही प्रतिकर्षित कर सकता है। अतः प्रतिकर्षण ही चुंबकत्व की असली पहचान है। ये दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे यदि एक दंड चुंबक को निम्न प्रकार से दो बराबर भागों में बांट दिया जाए तो चुंबकीय आघूर्ण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी ये बताना है कि प्रत्येक भाग के चुंबकीय आघूर्ण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि एक दंड चुंबक को निम्न प्रकार से दो भागों में बांट दिया जाए, नंबर 1 लंबाई के अनुदिश और दूसरा तरीका है लंबाई के लंबवत, इसको अनुप्रस्थ भी बोल सकते हैं। अनुप्रस्थ, लंबाई के लंबवत, लंबाई के अनुप्रस्थ। सुनना आंसर में हम ये कह रहे हैं, एक ये है ये चुंबक यस यन, इसका ध्रुव प्रभावकारी लंबाई ये है, ये क्या है प्रभावी लंबाई, और यम क्या है ध्रुव प्राबल, और कैपिटल एम क्या है चुंबकीय आघूर्ण। ठीक है, अब देखना इसको हम यदि इस प्रकार दो भाग बनाएंगे, ऐसे दो टुकड़ा करेंगे, तो ये जान लो कि जैसे ये बोर्ड है, इसकी लंबाई चाहे जितनी लंबाई जो भी होगी, इसको चाहे जितने टुकड़े करेंगे तो लंबाई तो अब भी वही रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि यदि इसको हम दो टुकड़ा कर देंगे तो इसकी लंबाई जो होगी वो अभी भी वही रहेगी। हम ये कह रहे हैं कि इसकी लंबाई जो होगी, प्रभावकारी लंबाई जितनी पहले रही होगी उतनी अब भी रहेगी। ठीक है ना, यानी इसका प्रभावी ये यन और यस के बीच की दूरी प्रभावकारी लंबाई होती है, तो प्रभावकारी लंबाई जितनी पहले रही होगी उतनी दो टुकड़ा करने पर उन टुकड़ों की भी वही रहेगी।
ध्रुव प्राबल्य जो है वो आधा हो जाएगा और चुंबकीय आघूर्ण भी क्या हो जाएगा, आधा। ठीक है ना, यानी प्रभावी लंबाई वही रहेगी, ध्रुव प्राबल्य आधा होगा, चुंबकीय आघूर्ण भी आधा हो जाएगा। ठीक है ना, ये पहले वाले के लिए। दूसरे में क्या होगा उसको भी देखना। जिसको आपने इस प्रकार दो भाग किया तो लंबाई उतनी रहेगी, ध्रुव उसका जितना था उसका आधा हो गया ध्रुव प्राबल्य, और चुंबकीय आघूर्ण ये हो गया। जानते हैं कैसे, यम बराबर होता है यम इंटू 2l, यानी जो कैपिटल यम होता है इस पर निर्भर है, इस पर भी निर्भर है। तो जैसे इसमें यम आधा हुआ तो ये कैपिटल यम भी क्या हो गया, आधा। और दूसरा वाला देखिएगा, यदि हम इसको इस प्रकार दो टुकड़ा करेंगे, ऐसे दो टुकड़ा करेंगे तो इसमें जो 2l होगा वो आधा हो जाएगा। 2l क्या हो जाएगा, जितनी लंबाई रही होगी उसकी क्या हो जाएगी, ये आधी। ध्रुव प्राबल्य उतने रहेगा, चुंबकीय आघूर्ण जो है आधा हो जाएगा। कैसे, ये देखो कुल मिला के इसका आंसर क्या हुआ, चुंबकीय आघूर्ण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, लंबाई की अनुदिश और लंबाई के लंबवत। तो आप ये देख रहे हैं कि चाहे इस प्रकार दो टुकड़ा करेंगे तो भी चुंबकीय आघूर्ण आधा होगा, और चाहे इस प्रकार दो टुकड़ा करेंगे तो भी चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, आधा होगा। एक बार चुंबकीय आघूर्ण आधा होता है ध्रुव प्राबल्य की वजह से, इसकी वजह से, और एक बार चुंबकीय आघूर्ण आधा होता है लंबाई से। यानी चुंबकीय आघूर्ण किस पर निर्भर है, ध्रुव प्राबल्य और प्रभावकारी लंबाई पर। तो एक बार प्रभावकारी लंबाई आधी हो जाती है, उसकी वजह से चुंबकीय आघूर्ण आधा हो जाता है, और एक बार ध्रुव प्राबल्य आधा होता है उसकी वजह से चुंबकीय आघूर्ण आधा हो जाता है। ठीक है ना, तो ये प्रश्न, यानी इसका आंसर होगा दोनों स्थितियों में चुंबकीय आघूर्ण आधा है ना, दोनों स्थितियों में चुंबकीय आघूर्ण आधा होगा। ठीक है ना, ये दोनों स्थितियों में चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, आधा होगा। तीसरा क्वेश्चन, एक चुंबकीय तार की लंबाई l व चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल M है, उसे अर्धवृत्त के रूप में मोड़ने पर चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। यह है प्रश्न। देखिए, एक ये चुंबकीय तार है, यहाँ n है, यहाँ क्या है s, इसकी लंबाई l है और चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल M है। आप लोगों को हमने बताया है, इतना जानते हो तो जान लो, चुंबक के लिए प्रभावकारी लंबाई और लंबाई दोनों अलग अलग होते हैं। लेकिन कोई तार है चुंबकीय तार है, यानी चुंबक का गुण उसमें है, तो उसकी लंबाई और प्रभावकारी लंबाई वही होता है। जबकि चुंबक के लिए लंबाई और प्रभावकारी लंबाई दोनों अलग अलग हैं, लेकिन चुंबकीय तार की वही लंबाई है, वही प्रभावकारी लंबाई। इसको मोड़कर ऐसे बनाया गया है, इसको मोड़कर ऐसे बनाया गया है। ठीक है, अब बताओ, n और s के बीच की दूरी को प्रभावकारी लंबाई कहते हैं। n और s के बीच की दूरी को प्रभावकारी लंबाई कहते हैं, और इसमें n और s के बीच की दूरी ये होगी तो ये इसकी प्रभावकारी लंबाई कहलाएगी। इसको हम l डैश कह दे रहे हैं। देखना, n और s के बीच की दूरी जो है वो प्रभावकारी लंबाई है।
इसमें यन और यस के बीच की दूरी ये प्रभावकारी लंबाई, प्रभावकारी लंबाई बदल गई, ये इतनी है, ये इसमें ये, और ये प्रभावकारी लंबाई इसका व्यास होगा। क्या होगा? व्यास। इसका प्रभावकारी लंबाई जो आएगा यन और यस के बीच की दूरी नवीन अवस्था में, तो उसका क्या कहलाएगा? ये व्यास कहलाएगा। ठीक है ना। तो इस देखिए इसकी लंबाई इसमें अलग है, यन यस के बीच की दूरी प्रभावकारी लंबाई अलग है, इसमें यन और यस के बीच की दूरी यानी प्रभावकारी लंबाई अलग है। इसका मतलब हुआ कि ध्रुव प्राबल्य चाहे जो भी होगा चुंबकीय आघूर्ण बदल जाएगा, चुंबकीय आघूर्ण बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रभावी लंबाई बदल रही है ना। ध्रुव प्राबल्य इसका वही रहेगा, जो इस ध्रुव प्राबल्य वही रहेगा, है ना। यानी हम मान लेते हैं इसका ध्रुव प्राबल्य कितना है, स्मॉल m, ठीक है। तो इसका भी ध्रुव प्राबल्य उतना ही रहेगा, और इसकी प्रभावी लंबाई l है, इसकी प्रभावी लंबाई l डैश होगी, और ये l डैश का मान इसका व्यास होगा। अब ये बताओ इसको क्या कहेंगे? ये इसको क्या बोला जाता है? पाई आर। क्या बोलते हैं? पूरा वृत्त 2 पाई आर होता है, पर ये आधा ना है, तो ये क्या होगा? पाई आर। इसकी लंबाई कितनी होगी? इसकी लंबाई कितनी होगी? पाई आर। और ये किससे बना है? एल से। किससे बना है? एल से। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? एल अपान पाई। और इस मान को यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा? एल डैश बराबर 2l अपान पाई। होगा कि नहीं? एल डैश जो है वो व्यास है इसका, अब व्यास यानी 2 गुणे त्रिज्या, और यहाँ आर का मान l बटे पाई, तो एल डैश बराबर 2l अपान पाई आ गया। ठीक है ना। आगे देखिए अब हल कैसे करेंगे। मान लिया चुंबकीय तार का ध्रुव प्राबल्य स्मॉल m है, तो चुंबकीय आघूर्ण बराबर क्या हुआ करता है? ध्रुव प्राबल्य गुणे प्रभावी लंबाई। चुंबकीय आघूर्ण बराबर ध्रुव प्राबल्य गुणे प्रभावी लंबाई। तो ये ध्रुव प्राबल्य स्मॉल m लंबाई यानी प्रभावी लंबाई लंबाई हो गई। तो यहाँ पर m बराबर क्या हो गया? कैपिटल M बटे L, है ना। अब अर्धवृत्त में मोड़े तो क्या हुआ? तार को अर्धवृत्त के रूप में मोड़ने पर पाई आर बराबर एल, तो आर बराबर एल अपान पाई। तब नवीन प्रभावी लंबाई यल डैश बराबर 2r, तो यल डैश बराबर 2l अपान पाई, ये रख दिए। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा ये है ध्रुव प्राबल्य, ठीक है ना। अब जब ये मोड़ दिया गया तो ध्रुव प्राबल्य तो वही है, यानी यह ध्रुव प्राबल्य इतना रहेगा, लंबाई बदल गई, कितनी हो गई? यल डैश। तब नवीन चुंबकीय आघूर्ण, नवीन चुंबकीय आघूर्ण m डैश बराबर m इंटू एल डैश। m का मान ये रख दो यहाँ पर, ये तो m बटे l, और यल डैश का मान ये रख दो, तो ये 2l अपान पाई, ये इससे कैंसिल, तो m 2m अपान पाई आया m डैश बराबर। ठीक है। क्या कन्फर्म हुआ? इससे 2 बातें कन्फर्म हुई कि एक चुंबकीय तार को अर्धवृत्त के रूप में जब मोड़ दिया जाता है तो उसकी जो प्रभावी लंबाई होती है, उसकी प्रभावी लंबाई कितनी होती है? 2l अपान पाई, 2l अपान, और उसका नवीन चुंबकीय आघूर्ण कितना होता है? 2m अपान पाई। ठीक है ना। ये तो यानी इसका आंसर क्या हुआ? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, नीट ऊट तक में आ जाता है ये। ठीक है ना। अब इसमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू भी दी जा सकती है।
क्यूरी ताप क्या है ये बता दें। पदार्थ है आप लोगों को ये बता दें, एक होता है अनचुंबकीय पदार्थ। क्या होता है? अनचुंबकीय पदार्थ। और एक होता है लौह चुंबकीय पदार्थ। ठीक। और एक वैसे प्रतिचुंबकीय भी होता है। ठीक है ना, प्रतिचुंबकीय। ये आपको बता दें, इतने से काम हो जाए। अनचुंबकीय पदार्थ जो होता है वो प्रबल चुंबक से आकर्षित, ये जो अनचुंबकीय पदार्थ होते हैं वो प्रबल चुंबक से आकर्षित होते हैं। और ये वाले जो होते हैं वो दुर्बल चुंबक से भी आकर्षित हो जाते हैं। और ये प्रबल से प्रतिकर्षित। तो होता क्या है, अनचुंबकीय पदार्थ प्रबल चुंबक से आकर्षित होते हैं और लौह चुंबकीय पदार्थ दुर्बल चुंबक से भी प्रतिकर्षित होते हैं, आकर्षित होते हैं। सारी होता है जब इसको गर्म किया जाता है। इसको क्या करते हैं? गर्म करते हैं। जब लौह चुंबकीय पदार्थ को क्या करते हैं? गर्म कर देते हैं। तो गर्म कर देने पर वो दुर्बल चुंबक की ओर भी आकर्षित नहीं होते। जब लौह चुंबकीय पदार्थ को गर्म कर देते हैं तो गर्म कर देने पर इनका चुंबकत्व, ये पदार्थ गर्म करते हैं तो चुंबकत्व तो कम हो जाता है। ठीक है। लौह चुंबकीय पदार्थ में जो चुंबकत्व का गुण पाया जाता है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जब लौह चुंबकीय पदार्थ को गर्म करते हैं तो उनका चुंबकत्व क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो ये फिर क्या होते हैं? प्रबल चुंबक की ओर, प्रबल चुंबक की ओर केवल प्रबल चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं। क्या कहा हमने? कोई लौह चुंबकीय पदार्थ दुर्बल चुंबक से भी आकर्षित हो रहा है, लेकिन जब इसको गर्म कर देते हैं तो इसका चुंबकत्व तो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो फिर ये केवल क्या होते हैं? प्रबल चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, दुर्बल की ओर नहीं होते। इसका अर्थ हुआ कि ये लौह चुंबकीय पदार्थ जो हैं किस में बदल गए? अनचुंबकीय में, है ना। ये हम समझा रहे हैं, लगता होगा बहुत बड़ा बता, बहुत कठिन कर देते हैं। वैसे तो एक शब्द में आंसर दे सकते हो कि वह ताप जिस पर कोई लौह चुंबकीय पदार्थ है अनचुंबकीय पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। वह ताप जिस पर कोई लौह चुंबकीय पदार्थ अनचुंबकीय पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है उस ताप को क्यूरी ताप कहते हैं। लिखना यही है। हम बता आ रहे हैं कि लौह चुंबकीय पदार्थ दुर्बल से आकर्षित होते हैं, अनचुंबकीय पदार्थ प्रबल से। जब इसको गर्म कर देते हैं तो ये चुंबकत्व जब कम हो जाता है तो ये प्रबल की ओर चुंबकित आकर्षित होते हैं, दुर्बल की ओर नहीं। और प्रबल की ओर होते हैं, इसका मतलब किस में बदल गए? ये अनचुंबकीय पदार्थ में। ठीक है ना। तो देखिए इसका आंसर, वह ताप जिस पर कोई लौह चुंबकीय पदार्थ अनचुंबकीय पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, उस ताप को क्यूरी ताप कहते हैं। इसका मान भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न होता है। ठीक है। अब भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न पदार्थों का मतलब लौह चुंबकीय पदार्थ में जितने उदाहरण होंगे उनके लिए आए हैं, है ना। इसका मान भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न होता है, यानी लौह चुंबकीय पदार्थ में जितने होंगे उदाहरण के लिए बताए देते हैं
लोहे के लिए 770 डिग्री सेल्सियस, निकिल के लिए 369 डिग्री सेल्सियस, कोबाल्ट के लिए 1150 डिग्री सेल्सियस, लोहा आयरन Fe, लोहे यानी Fe के लिए 770, निकिल के लिए 369, कोबाल्ट के लिए 1150, है ना। अब ये आपको हम समझाने के लिए बताए, यदि आपको समझ में ये बात ना भी आती हो तो आप ये तो कह ही सकते हैं कि जिस ताप पर कोई लौह चुंबकीय पदार्थ अनचुंबकीय पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है उस ताप को क्यूरी ताप कहते हैं। इसका मान भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न होता है। तो लोहे के लिए इतना, निकिल के लिए इतना, कोबाल्ट के लिए इतना, ये मान डिग्री सेल्सियस में है। फ़ारेनहाइट में कुछ और हो सकता है, केल्विन में कुछ और हो सकता है। जैसे केल्विन के लिए इसमें 273 जोड़ देंगे तो केल्विन में आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप तैयार कर लेंगे और इस प्रकार के नए वीडियो के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।